Hello and welcome to the 149th episode of The Hot Issue। दोस्तों, हस्बे वादा आज आपके साथ ISI और MI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान और मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर गुफ्तगू होगी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम कैसे करते हैं और इनके क्या कौन कौन से यूनिट्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़, बलोच आज़ादी पसंदों के ख़िलाफ़, PTM के ख़िलाफ़, सिंधु देश की तहरीक के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI से। दोस्तों, MI जो है इसका एक स्पेशल यूनिट है जिसको कहते हैं स्पेशल टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, स्पेशल टेक्निकल सपोर्ट यूनिट STSU। ये जो है इसका हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में कमेटी चौक में। और इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं? इनकी कैपेबिलिटीज़ ये हैं कि ये इंटरसेप्शन करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, यानी सैटेलाइट के ज़रिए जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको ये इंटरसेप्ट करते हैं। ये रेडियो कम्युनिकेशन को भी इंटरसेप्ट करते हैं, इनका ये काम है। मिसाल के तौर पर अगर बलूचिस्तान का एक सरमचार एक पहाड़ पर बैठा है और दूसरा सरमचार दूसरे पहाड़ पर बैठा है और वो वायरलेस के ज़रिए वायरलेस रेडियो के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इस डिपार्टमेंट का यानी STSU स्पेशल टेक्निकल सपोर्ट यूनिट का काम है कि वो उसको इंटरसेप्ट करे और वो बातें सुने जो वो दो बलोच सरमचार आपस में कर रहे हैं। इसके लिए 3 किस्म की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। एक है हाई फ्रीक्वेंसी, एक है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और एक है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी HF, VHF और UHF। ये 3 फ्रीक्वेंसियां हैं जिनको ये पकड़ते हैं रेडियो कम्युनिकेशन में। फिर सेलुलर कम्युनिकेशन है। सेलुलर कम्युनिकेशन में कॉल टैपिंग है, लोकेशन फाइंडिंग है, यानी जब आप सेल फोन से बात करते हैं तो आपकी गुफ्तगू को टैप करना और आपकी लोकेशन फाइंड करना जो है वो भी इसी यूनिट के ज़िम्मे है। फिर हैकिंग जो है स्मार्टफोन्स की हैकिंग, वो भी ये डिपार्टमेंट करता है। और वो कैसे करता है कि वो एक लिंक भेजते हैं आपको और वो लिंक जो है जैसे ही आप वो लिंक एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो आपका फ़ोन हैक हो जाता है और तमाम जो उसमें इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो जाती है मिलिट्री इंटेलिजेंस के इस यूनिट को। और इसके साथ ये भी याद रखें कि अगर आपने आर्काइव में कुछ चीज़ें सेव की हुई हैं तो वो भी इसके साथ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। 5वां जो ये काम करते हैं वो है IP एड्रेस ट्रेसिंग, यानी IP एड्रेस का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस ट्रेसिंग का मतलब ये है कि ये आपकी ईमेल के ज़रिए आपकी लोकेशन और ईमेल्स को हैक करके उनको जो है वो ट्रेस करते हैं और आपकी तमाम ईमेल्स ये पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो इस का मतलब ये है कि तमाम जो हमारे दोस्त हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कोशिश करें कि आईफोन का सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है आईफोन का वो ख़रीदें और उसके ज़रिए कम्युनिकेशन करें। उस पर अभी मेरी जो इतला है वो ये है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो ये यूनिट है ये आईफोन की से ज़रा 2 साल इनकी टेक्नोलॉजी पीछे है। और वैसे भी आईफोन जो है उसको हैक करना बहुत मुश्किल है, उन्होंने इस तरीके से आईफोन को डिवाइस किया है। तो इस वक्त जो है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आईफोन लें, इसका ये मतलब है। अब आते हैं ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की तरफ। ISI जो है इसके 2 डायरेक्टोरेट्स हैं इंटेलिजेंस के। एक है डायरेक्टोरेट जनरल टेक्निकल और एक है डायरेक्टोरेट जनरल पर्सनल। डायरेक्टोरेट जनरल टेक्निकल को DGT कहते हैं और डायरेक्टोरेट जनरल पर्सनल को DGP कहते हैं। अब DGP जो है इसके 2 यूनिट जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं, इसके 2 यूनिट। और ये इनको भी कहते हैं ISSU, इनको कहते हैं यानी इंटर सर्विसेज सिग्नल यूनिट, इंटर सर्विसेज सिग्नल यूनिट, ये वहाँ पे तैनात हैं। और एक यूनिट जो है इंटर सर्विसेज सिग्नल यूनिट का जो कि डायरेक्टोरेट जनरल टेक्निकल के नीचे काम करता है, ये डिप्लॉय है अफगानिस्तान बॉर्डर पे। और ये वो सारे काम करते हैं जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ।
अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो इनका मतलब है कि डिपार्टमेंट तस्वर कर लें, या इम्पोर्टेंट तो सारे ही इनके डिपार्टमेंट इनके लिए हैं, वो है डायरेक्टोरेट जनरल पर्सोनेल। डायरेक्टोरेट जनरल पर्सोनेल जो है ये आईएसआई का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, यानी ये रिक्रूटमेंट का डिपार्टमेंट है, या किसी को फारिग करना हो या रखना हो, ये वो डिपार्टमेंट है जो आमतौर पर हर कॉरपोरेट महकमे में आपको एचआर डिपार्टमेंट मिलेगा। अब जो दूसरे जो कॉरपोरेट होते हैं उनके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स के होते हैं डिपार्टमेंट, उनका तो काम होता है ना कि उन्होंने कंपनी की मशहूरी के लिए लोगों को देखना है कौन सा अच्छा है और उसको भर्ती करना है वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होती है वो टारगेट किलर्स की होती है, यानी कि जो डायरेक्टोरेट जनरल पर्सोनेल है आईएसआई का, ये इसके ज़िम्मे ये काम है कि इन्होंने टारगेट किलर्स को रिक्रूट करना है। और ये टारगेट किलर्स कहाँ के लिए रिक्रूट करते हैं? आजकल ये टारगेट किलर्स रिक्रूटमेंट जो है वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, स्कैंडिनेविया और अमेरिका के लिए हो रही है, और उन लोग जगहों के लिए जहाँ पे पाकिस्तान से लोग निकल के आए हैं, जिलावतन होके आए हैं, लेकिन वो अभी भी अपने काम को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, सोशल मीडिया के तरीके से, या मुजाहरे करके, या अपनी तंजीमों के स्टडी सर्कल चला के, या लोगों के अंदर जो है वो अपनी जदोजहद को आगे बढ़ा के, तो उनकी टारगेट के लिए। और करीमा बलोच साहिबा की जो शहादत हुई है वो भी इसी डिपार्टमेंट के रिक्रूट्स ने की है। वो अलग बात है, ये रिक्रूट सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये दूसरे मुल्कों से भी रिक्रूट्स ला के उनकी ट्रेनिंग करते हैं और वो फिर आईएसआई की पेरोल पे काम करते हैं। यानी ये टर्किश भी हो सकते हैं, ये कुर्दिश भी हो सकते हैं, ये कुर्दिश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन टर्किश हो सकते हैं, और ये ईस्टर्न यूरोपियन पोलिश हो सकते हैं। मतलब है ये ज़रूरी नहीं है कि ये पाकिस्तानी ही हों। एनीवे, आगे चलते हैं। ये जो इनकी जो रिक्रूटमेंट है इसका एक और काम भी है, और वो ये है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें इन्होंने बनाई हुई हैं, मिसाल के तौर पर तालिबान है, जैश मोहम्मद है, दावत इस्लाम है, जितनी भी बनाई हैं इन्होंने, ये उनके अंदर फिर अपने स्पाइस भी भेजते हैं, यानी अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर स्पाइंग करने के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं और फिर उनको उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेट करते हैं। और उनका काम होता है कि वो इस बात पर नज़र रखें कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है जो आईएसआई ने उनको दी हैं, या कोई अपना बीच में से चक्कर चला रही हैं। समझ गए? इसी डिपार्टमेंट का एक और काम भी है, और वो ये है कि पाकिस्तान की दुनिया भर में फैले हुए हाई कमीशन और एम्बेसीज के अंदर जो है वो इन जो डिपार्टमेंट आईएसआई का होता है उसके लिए रिक्रूटमेंट करना। आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसी एम्बेसी पाकिस्तान की नहीं है जिसके अंदर आईएसआई ना बैठी हो, और आईएसआई को कैमोफ्लाज किया जाता है मिलिट्री अटैची से। यानी मिलिट्री अटैची वर्दी पहन के कहीं भी फिरे, भाई वो फौज का नुमाइंदा है, वो तो मिलिट्री अटैची है। जिस तरह एम्बेसडर है, काउंसलर है, सेक्रेटरी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, थर्ड सेक्रेटरी हैं, इसी तरह से मिलिट्री अटैची भी फॉरेन सर्विस की तरफ से जो है वो फौज भेजती है अपना। लेकिन ये मिलिट्री अटैची जो है ये दर हकीकत आईएसआई का जो ग्रुप होता है उस एम्बेसी के अंदर उसको लीड कर रहा होता है। और इस वक्त जो लंदन में जो एम्बेसी है उसमें हमारी इतला के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 आईएसआई के कारिंदे काम कर रहे हैं वहाँ मिलिट्री अटैची के नीचे। और ये काम कैसे करते हैं? इनका काम ये होता है कि इनकी ट्रेनिंग होती है जब, तो इनको उसके बाद इनके एक्सक्यूज मी इनके फेक सिविलियन आईडीज बनाए जाते हैं, और इनको बतौर सिविलियन फॉरेन ऑफिस की तरफ से तैनात करवाया जाता है उन एम्बेसीज में। लिहाजा एम्बेसी वालों को भी ये पता नहीं होता कि इनमें से कौन सा जो शख्स है वो आईएसआई का रिक्रूट करदा जो है वो रिक्रूट करदा बंदा है, उनको भी इस बात का पता नहीं होता। और ये उन मुल्कों को भी ये शायद पता नहीं है
कि कौन कौन से लोग जो है वहाँ पे वो ISI के भर्ती किए हुए हैं। तो ये एक खाका था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आज के हॉट इशू में। उम्मीद है आप इसको वायरल करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारे पीछे पड़ गया है, जिसने हमारे मुल्क की हमारे यानी भारत देश में इतनी तबाही मचाई है कश्मीर में, और इस वक्त भी आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस वक्त भी जो मुख्तलिफ छोटे मोटे आंदोलन चलते हैं उनके पीछे ISI का हाथ होता है, ISI का पैसा होता है। इसी तरह अफगानिस्तान को इन्होंने तबाह किया, इसी तरह बलूचिस्तान में ये कत्लेआम कर रहे हैं, सिंध में मार रहे हैं लोगों को, PTM के अली वजीर को जेल में रखा हुआ है, उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। एक मेंबर ऑफ कौमी असम्बली है और किसी कौमी असम्बली के मेंबर में इतनी जरूरत नहीं है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर वो ये सवाल उठा सके कि भाई अली वजीर के ऊपर क्या फर्द जुर्म आयद की गई है, वो क्यों नहीं निकाला जा रहा। उल्टा अली वजीर को डिसक्वालीफाई करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने, नेशनल असम्बली के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है कि इसको डिसक्वालीफाई किया जाए, और वो जो जिन रीजंस पर उसको उसकी डिसक्वालिफिकेशन की अपील की है वो रीजंस पब्लिक नहीं कर रहे, वो प्रेस में शेयर नहीं कर रहे। तो मुझे तो ये डर है कि अगर आने वाले दिनों में अली वजीर रिहा ना हुए तो जान को तो उनकी खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन पर फौजी अदालत में कोर्ट मार्शल का मुकदमा चलाया जाएगा। अगर इस वक्त उनके ऊपर ये मुकदमा खुफिया तौर पर शुरू नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मुझे शक है कि अली वजीर के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल का मुकदमा चलाया जाएगा। आज के वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को टेलीफोन करें, मैसेज करें, उन्हें कहें कि ये वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। अब आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अंदर आप देखेंगे तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। हर महीने 100 रुपया, मेरा ख्याल है कि जो काम हम कर रहे हैं इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है आपसे डिमांड के आप दें। अगर आप देंगे तो इससे हम बेहतर इक्विपमेंट ले सकते हैं।